हेलो फ्रेंड्स, एचएस हिंदी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 6 अगस्त को शनिवार है और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। अब हम ले चलते हैं आपको आज के समाचारों की तरफ। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार खेले जा रहे महिला क्रिकेट इवेंट के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 4 रन से हराकर भारत गोल्ड मेडल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवरों में कुल 164 रन पर 5 विकेट के मुकाबले का स्कोर बनाया है, जिसमें स्मृति मंधाना ने सर्वाधिक 61 रन बनाए हैं। फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स से और खबर आ रही है कि इतिहास में 3000 मीटर स्टीपलेज इवेंट में अविनाश साबले पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में रजत पदक जीतने वाले 27 वर्षीय अविनाश ने 8 घंटे 11 मिनट 20 सेकंड का समय लिया, जो कि उनकी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय है। अविनाश 0.05 सेकंड के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए हैं। इस प्रकार भारत कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अब तक 28 पदक जीत चुका है। इसी के साथ कॉमनवेल्थ गेम में प्रियंका गोस्वामी ने पैदल चाल में कॉमनवेल्थ पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 10,000 मीटर पैदल चाल फाइनल में दूसरे स्थान पर रही 26 वर्षीय प्रियंका ने 43 घंटे 38 मिनट 83 सेकंड का समय लिया। लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर के रजत और हाई जंपर तेजस्विनी शंकर के कांस्य के बाद कॉमनवेल्थ गेम 2022 में यह भारत का तीसरा एथलेटिक्स पदक है। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर से खबर है अपने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के संबंध में। भारतीय रेसलर दीपक पूनिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। दीपक ने अपने कॉमनवेल्थ गेम में यह स्वर्ण पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शुक्रवार को भारत ने रेसलिंग में 3 स्वर्ण पदक जीते। वहीं कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल मिलाकर भारत के नाम 9 स्वर्ण पदक हो गए हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं दीपक। अगली खबर आ रही है अब हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले कार्तिकेय जाखड़ ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अमूमन बड़े बड़ों से भी नहीं होता है। कक्षा 8 में पढ़ने वाला कार्तिकेय जाखड़ बिना किसी की मदद लिए 3 मोबाइल ऐप बना दिए। यह तीनों ऐप पढ़ाई से संबंधित है। ऐप को बनाने के बाद कार्तिकेय जाखड़ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया गया है। साथ ही उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का रास्ता भी बन गया है। यह हम बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। 12 साल के कार्तिकेय ने बताया कि उसके पिता अजीत सिंह एक किसान हैं। कार्तिकेय के लिए पिता ने लॉकडाउन के दौरान 10,000 रुपये का एक स्मार्टफोन खरीदा था। कार्तिकेय ने बताया कि कोडिंग करने के दौरान अक्सर उसका स्मार्टफोन हैंग हो जाता था। कार्तिकेय अपनी पढ़ाई यूट्यूब के माध्यम से जारी रख रहे थे। फिर 12 साल की कार्तिकेय ने इस दौरान कुल 3 ऐप बनाए। पहला ऐप जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ था, जिसका नाम उन्होंने लूसेंट जीके ऑनलाइन रखा था। दूसरा ऐप राम कार्तिक लर्निंग सेंटर, जो कोडिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता है। और तीसरा ऐप है श्री राम कार्तिक डिजिटल एजुकेशन। इस ऐप के जरिए 4,50,000 छात्रों को फ़ायदा मिल रहा है। कार्तिकेय के बनाए 45,000 से अधिक छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण दे रहे हैं। कार्तिकेय ने बताया कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान से प्रेरणा मिली है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला। 12 साल की कार्तिकेय को इतनी कम उम्र में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सका और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद कार्तिक को वहां पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी मिली है। कार्तिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बीएससी कर रहे हैं। और भी इस दिलचस्प बात यह है कि उसके 8वीं कक्षा के छात्र कार्तिकेय के पिता अजीत जाखड़ ने कहा कि उनके बेटे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन खराब थी, लेकिन उनका उत्साह इतना अधिक था कि उन्होंने 3 ऐप विकसित कर लिए। कार्तिकेय के पिता अजीत जाखड़ ने कहा कि वो सरकार से अपील करते हैं कि वो उनके बेटे की मदद करें ताकि वह अन्य एप्लीकेशन विकसित कर सके। उन्होंने आगे कहा कि उनके गांव में बिजली की भारी कटौती होती है, लेकिन कार्तिकेय का उत्साह इतना अधिक है कि वह संकटों का सामना करके उसने ऐप बना लिया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कार्तिकेय से बात की और उसे उसकी उपलब्धियों के लिए प्रेरित किया है। अब अगली खबर वापस से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से। बेल्जियम के एंटवर्प में
होवेन एयरफील्ड में नीदरलैंड्स के यूट्यूबर स्टेन ब्रुइनिंग ने उड़ते हेलीकॉप्टर से लटक कर 1 मिनट में सर्वाधिक 25 पुलअप्स करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो वायरल हो गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड आर्मेनिया के रोमन सहरारिडियन 23 पुलअप्स के नाम था। अगली खबर हमारे डिफेंस सेक्टर से आ रही है। भारत ने मलेशिया को 18 तेजस विमान बेचने की पेशकश की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया है कि अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने सिंगल इंजन वाले तेजस खरीदने में रुचि दिखाई है। मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस खरीदने को लेकर फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करार किया था। ब्रिटेन ने इसी साल अप्रैल में कहा था कि वो भारत के अपने लड़ाकू विमान बनाने के लक्ष्य का समर्थन करेगा। अब अगली खबर का रुख करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन OIC के बयान को लेकर भारत ने शुक्रवार को कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने OIC को करारा जवाब देते हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वर्तमान में इन राज्यों में तेज़ रफ्तार से सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने OIC के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव की तरफ से जारी किया गया बयान कट्टरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान केवल OIC को एक ऐसे संगठन के रूप में दुनिया के सामने रखते हैं जो कि आतंकवाद के माध्यम से किए जा रहे सांप्रदायिक एजेंडे को समर्पित हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाए जाने पर इस्लामिक सहयोग संगठन ने भारत सरकार पर निशाना साधा था। आर्टिकल 370 को हटाए जाने पर OIC ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 3 साल पहले हुए बदलाव लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तनों का हिस्सा है और अब यहाँ तेज़ी से विकास कार्य हो रहे हैं और इनका लाभ जनता को मिल रहा है। ट्वीट कर OIC ने ये बातें कही हैं अपने ट्वीट में कि भारत के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को कई अवैध और एक तरफा कार्रवाई को पूरे 3 साल हो गए हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद कश्मीर में कई तरह से डेमोग्राफिक बदलाव भी किए गए और अवैध कदम उठाए गए थे। OIC ने कहा कि इस तरह के अवैध कदम न तो जम्मू कश्मीर के विवाद को हल कर सकते हैं और न ही जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार को ख़त्म कर सकते हैं। OIC के निर्णय वापस लेने की मांग की गई कि इस्लामिक समिट और विदेश मंत्रियों की परिषद की प्रस्तावना को याद करते हुए OIC ने कहा था कि हम कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के उनके वैध अधिकारों का समर्थन करते हैं और हमेशा उनके ही साथ खड़े हैं। इसके साथ ही OIC ने 5 अगस्त 2019 और उसके बाद लिए गए फैसलों को वापस लेने की भी मांग की है। अगली खबर है BSNL। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BSNL के वरिष्ठ प्रबंधक के साथ एक बैठक में कर्मचारियों को सरकारी रवैया छोड़ने को बोला है। बकौल मंत्री जो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायर होने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा या घर जाने के लिए तैयार रहना होगा। अब यही नॉर्मल है। इस फैसले को लेकर कोई संशय नहीं है, वैष्णव ने ऐसा बोला। अगली खबर है संसद भवन के निर्माण के संबंध में। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य 70% पूरा हो गया है। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री कौशल ने कहा, नया संसद भवन नवंबर 2022 तक और 3 सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवन दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएंगे। इस साल संसद का शीतकालीन सत्र नए भवन में होने की उम्मीद है, जिसका निर्माण वर्तमान भवन के बगल में किया जा रहा है। मंत्री कौशल किशोर ने लोकसभा में यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति के एन्क्लेव का 24% काम पूरा हो गया है और जनवरी 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसी बीच सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में सुधार का काम भी लगभग पूरा हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि पिछले कुछ महीने में एवेन्यू पर काम में कई बार देरी हुई है और इसके उद्घाटन के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। कार्यकारी एन्क्लेव के लिए काम दिया जाना बाकी है, जिसमें नया प्रधानमंत्री कार्यालय, इंडिया हाउस, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि विभिन्न मंत्रालय और सरकारी विभाग वर्तमान में किराए के रूप में सालाना 1171 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उन्हें कार्यालय में जगह नहीं दे सकती है। पिछले महीने शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने
सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। सेंट्रल विस्टा लगभग बनकर तैयार हो गया है। मौजूदा समय निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। फिनिशिंग टच का काम किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री पूरे सेंट्रल विस्टा में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और कार्य की प्रगति से पूरी तरह से संतुष्ट रहे। निरीक्षण के बाद उन्होंने सेंट्रल विस्टा की कुछ तस्वीरें जारी की और उन्होंने प्रशंसा भी की। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के विधायक दीपक केसरकर ने शुक्रवार को एक बड़ा दावा किया है कि उन्होंने कहा कि शिवसेना में बगावत के बाद अगर बागी विधायक एकनाथ शिंदे का हाथ छोड़ देते तो उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ गठबंधन को तैयार थे, लेकिन बागी विधायकों को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद छोड़ने की योजना बना रहे थे। आइए अब पूरी खबर पर नज़र डालते हैं। शिंदे खेमे के प्रवक्ता केसरकर ने कहा कि ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी के साथ संबंध थे। बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के अधिकतर विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इससे उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ गई थी और उन्होंने बहुमत परीक्षण से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल एकनाथ शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। केसरकर ने दावा किया कि बगावत के बाद शिंदे ने किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए ठाकरे से संपर्क साधने की कोशिश की थी। इस पर ठाकरे ने कहा था कि वो भाजपा के साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि बागी विधायकों को शिंदे का साथ छोड़कर वापस पार्टी में लौटना होगा। उन्होंने कहा कि ठाकरे का यह प्रस्ताव भाजपा और बागी विधायकों को मंजूर नहीं था, क्योंकि ऐसा अनुचित होता। बागी खेमे के प्रवक्ता केसरकर ने दावा किया था कि पिछले साल जून में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद यह फैसला किया गया था कि उद्धव ठाकरे अगले 15 दिनों में मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए पद पर बने रहने से ज़्यादा प्रधानमंत्री के साथ संबंध जरूरी थे। ठाकरे की पत्नी शिवसेना के नेता अनिल देसाई और सुभाष देसाई आदि को इस बात की जानकारी थी। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए उन्हें ज़्यादा वक्त की ज़रूरत पड़ी। अब हम बताते हैं कि कैसे इनके संबंध खराब होते गए। ठाकरे और मोदी की मुलाकात के बाद जुलाई में भाजपा के 12 विधायकों को खराब बर्ताव के कारण विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। इससे शिवसेना और भाजपा के संबंधों में तनाव आ गया था। इसके बाद भाजपा ने ठाकरे के धुर विरोधी समझे जाने वाले नारायण राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी, जिससे दोनों के संबंध और तनावपूर्ण हो गए। इस बीच एकनाथ शिंदे ने कई बार ठाकरे से मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश की थी। इस बारे में ठाकरे गुट का क्या कहना है कि केसरकर के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकरे गुट की सदस्य मनीष कायंडे ने कहा कि वो रोजाना नए नए खुलासे कर रहे हैं। उनकी बातें विरोधाभास प्रतीत होती हैं और वो भ्रमित लग रहे हैं। अगली खबर, वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कि गरीब को 5 किलोग्राम राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखने वाले सदन के मुताबिक 5 वर्षों में भ्रष्ट धनपशुओं का 10 लाख करोड़ तक का लोन माफ़ हुआ है। उन्होंने लिखा कि मुफ्त की रेवड़ी लेने वालों में मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल का नाम शीर्ष पर है। सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका है? जनता को मिलने वाली राहत पर बोलने से पहले सांसदों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ऐसा वरुण गांधी ने बोला। अब अगली खबर का रुख करते हैं दिल्ली से। नई दिल्ली में के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में गंभीर चूक को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व आबकारी आयुक्त आर.वी. गोपी कृष्ण और उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी सहित 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के दानिश कैडर के 3 तदर्थ अधिकारियों और 6 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल ने आबकारी नीति के कार्यान्वयन में संबंधित अधिकारियों की ओर से की गई गंभीर चूक को देखते हुए निर्णय लिया है, जिसमें निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितता और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ प्रदान करना शामिल था। उपराज्यपाल सक्सेना ने सतर्कता निदेशालय की ओर से दायर एक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 21-22 के कार्यान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश पहले ही कर दी थी। दरअसल 17 नवंबर 2021 को लागू की गई नई आबकारी नीति के तहत 32 क्षेत्रों में विभाजित शहर की 849 शराब की दुकानों के लिए निजी फर्मों को खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया है। अगली खबर है हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। जौनपुर में शख्स के पेट से निकाला स्टील का एक बड़ा गिलास, डॉक्टरों का भी सिर चकराया। खबर इस प्रकार है कि पेट से अब तक कैंची, रुमाल, तौलिए, ग्लव्स आदि मिलने की खबर तो आप पढ़ चुके होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जौनपुर के एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके पेट से बड़ा गिलास निकला है। डॉक्टर भी उस शख्स के पेट से निकले गिलास को साइज को देख करके दंग रहेंगे। मामला जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक के भटौली गांव का है। यहाँ रहने वाले समरथ नाथ का जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया तो उनके पेट से गिलास निकला। जानकारी के मुताबिक समरजीत को 3-4 दिनों से पेट में तेज़ दर्द था। कई दवाइयाँ लेने के बाद भी उसे जब आराम नहीं मिला तो उसने वाजिदपुर स्थित सिद्धार्थ हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर ने समरजीत का जब एक्सरे किया तो उनके पेट में कुछ पाइप जैसा दिखाई दिया। डॉक्टर ने जब उनका ऑपरेशन किया तो उसके पेट से फुल साइज का एक स्टील का गिलास निकला। डॉक्टरों की पूरी टीम ने कई घंटों की मशक्क़त के बाद समरजीत के पेट से गिलास निकाला। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा गिलास समरजीत के पेट में पहुंचा कैसे। समरजीत बताते हैं कि गांव के कुछ लोगों से उनका विवाद हुआ था। लोगों ने पहले उसे जमकर शराब पिलाई, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में गिलास डाल दिया। होश आने के बाद उन्हें पेट में दर्द महसूस हुआ। 5 दिन बाद जब दर्द बढ़ता चला गया तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। फिलहाल समरजीत के पेट से गिलास बाहर निकाल दिया गया। इस घटना की इलाके में दूर दूर तक चर्चा है। अब अगली खबर का रुख करते हैं स्पेन से। मैड्रिड के एक थीम पार्क में रोलर कास्ट खराब होने पर उसमें सवार कम से कम 10 लोग 160 फीट की ऊंचाई पर लटके रहे। तकनीकी खराबी में आने से झूला रुक गया था और 1 घंटे से अधिक समय बाद उसमें फंसे हुए लोगों को निकाला जा सका। 3 अगस्त की ये घटना बताई जा रही है। इस घटना का वीडियो सामने आया जा रहा है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आइए अब जानते हैं हम आज के मौसम का हाल। देश भर के कई राज्यों में जारी मानसून के दूसरे चरण में भी भारी यानी जमकर बारिश हो रही है। अनुमान से कहीं ज़्यादा बारिश होने से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हो रही भीषण वर्षा ने लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए उन राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है जहां मध्यम से तेज़ बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं आज 6 अगस्त से 7 अगस्त के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में 6 से 9 अगस्त के दौरान भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र में 8 से 9 अगस्त को तेज़ बारिश होगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 7 से 9 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तेलंगाना, तटीय और उत्तरी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में 6 से 9 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं पश्चिमी यूपी के लिए अगले 48 घंटे यानी 6 से 7 अगस्त के लिए लगातार बारिश का अनुमान लगाया गया है। ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे HS न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।